आज हम बात करेंगे लकवा के बारे में, पैरालिसिस के बारे में कि ये क्यों होता है और इसमें किस तरीके से अपना बचाव करें। तो सबसे पहले आज हम बता रहे हैं कि इसको आप किस तरीके से आप जानिए। लकवा क्यों होता है, कैसे होता है, तो कुछ टॉपिक शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको कि बीपी बढ़ने से आपको, या अधिक अल्कोहल लेने से, अधिक टोबैको यूज करने से, अधिक स्मोकिंग करने से आपको पैरालिसिस के अटैक आते हैं। कुछ कंडीशन में आपके ब्रेन के अंदर में कुछ नसों के अंदर ब्लास्ट होता है, यानी हेमरेज होता है, तो भी आपको इसका अटैक आता है। जैसे ब्रेन स्ट्रोक के केस में आपने देखा होगा कि शरीर का कोई हिस्सा काम करना बंद कर देता है। तो कुछ पर्टिकुलर हिस्से, यानी कि जो पार्ट, जो आपका एरिया आपके पर्टिकुलर पार्ट को कमांड दे रहा है शरीर में, अगर वो डैमेज होगा तो उस आर्गन को वो टारगेट कर देगा। तो ब्रेन हेमरेज हो, चाहे ब्लीडिंग हो कहीं पे हेमरेज के बाद में, या कहीं पे क्लॉटिंग हो, कहीं पे, कभी कभी क्लॉटिंग हो जाता है, कभी कहीं पे एडिमा, कहीं स्वेलिंग हो जाता है। अगर हेमरेज होगा तो ये सभी सिम्टम लगभग मिल जाते हैं। कुछ कंडीशन में केवल स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग वाला रेशियो काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है। पैरालिसिस में आपने देखा होगा कि बढ़ते उम्र में बहुत लोगों का आप जब सीटी स्कैन कराएंगे तो वहाँ पे देखेंगे क्या एट्रोफिक चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आपके डॉक्टर क्या बोलते हैं कि ये बढ़ते उम्र के कारण में होने वाला चेंजेस है, जबकि सही मायने में ये जो चेंजेस आपका है वो आपके ब्रेन के सेल्स के डिजनेशन वैल्यू का एक रेशियो होता है कि कितना ये एरिया आपको डैमेज कर रहा है या कितना चेंजेस इसमें आ रहा है और उसके सिम्टम क्या दिखते हैं आपको। तो कुछ जो मूवमेंट आपके होते हैं, मूवमेंट का मतलब कि जैसे आप देखिए ध्यान से, एक 70, 75, 80 साल के इंसान के अंदर में जो वॉकिंग मूवमेंट होगा, कभी बात करने का तरीका होगा, कोई भी एक्टिविटी जो होगी वो धीरे धीरे करके स्लो होती है। तो एट्रोफिक चेंजेस आपके सीटी स्कैन की रिपोर्ट में आ जाते हैं। उम्र के साथ साथ डिजेनेरेशन का जो वैल्यू होता है उसको आप कहीं पर ट्रैक कर सकते हैं। तो आज के समय पे इसको किया जा सकता है। तो एट्रोफिक चेंजेस के साथ में अगर ब्रेन हेमरेज हो, क्लॉटिंग हो कहीं पे, या कहीं पे एडिमा हो ब्रेन के अंदर में, तो आपको पैरालिसिस अटैक के खतरे जो हैं कई गुना बढ़ जाते हैं। शुगर अगर होता है तो भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है, और अगर बीपी की प्रॉब्लम है आपको तो उसमें भी इसको बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, अब बात ये करते हैं कि इसमें आपको करना क्या है। आपके दिमाग के अंदर में, यानी कि आपके ब्रेन में अगर ऑक्सीजन की वैल्यू कम जाएगी तो भी आपको स्ट्रोक होते हैं। जैसे बहुत अगर हीट है, बहुत गर्मी का मौसम जैसे आजकल चल रहा है, धूप का मौसम है, इसमें भी स्ट्रोक होते हैं लोगों को। ठंडक में बहुत अगर टेम्परेचर डाउन चल रहा है तो उस कंडीशन में भी आपको ब्रेन स्ट्रोक के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। ब्लड जो होता है वो जमता है, ठंडक में जमता है, यानी फ्रीज होता है। तो उस कंडीशन में भी आपको ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इस बातों का ध्यान रखें। जिनका मूवमेंट जीरो होता है, यानी कि जिनका फिजिकल मूवमेंट ना के बराबर होता है, उनको अटैक आने का जो खतरा होता है नॉर्मल लोगों के तुलना में काफ़ी अधिक होता है। आयुर्वेद के हिसाब से इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप, और ज्योतिष के तरीके से भी कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप। मैं यहाँ पे केवल एलोपैथिक पैटर्न को लेकर के नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि एलोपैथिक पैटर्न में आपको कई बार आपके डॉक्टर बोलते हैं, बड़े हॉस्पिटल बोलते हैं कि अगर आपको पैरालिसिस का अटैक आ गया तो आपको 4 घंटा 12 घंटा के अंदर में जितना फास्ट अगर आप जाएंगे हॉस्पिटल, उतनी फास्ट आपको रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर ये रिकवरी उस टाइम पे नहीं होती है तो ये बोलते हैं कि ये आपको परमानेंट फिक्स हो चुकी है। हम इसको सब पैथियों को लेकर चलते हैं इसमें कि वाकई में है क्या। यह एक वातज व्याधि है आयुर्वेद के हिसाब से, याद रखिएगा, वातज व्याधि है। कुछ कंडीशन में इसमें वात और कफ बढ़ा होता है। वात और कफ, जब ब्लीडिंग की टेंडेंसी किसी को होती है इस बीमारी में, तो वहां पे बोलते हैं कि वात और कफ के साथ में पित्त भी बढ़ा होता है। तो हेमरेज वाले कंडीशन में आपको न्यूरोट्रांसमिशन यानी वात का ट्रीटमेंट करने के साथ साथ में आपको पित्त का भी ट्रीटमेंट करना होता है। लेखन चिकित्सा भी इसमें करनी होती है आपको, ताकि इस चीज को रिकवर किया जा सके। एक पैटर्न होता है आयुर्वेद में डिटॉक्सिफिकेशन, यानी इसको आप समझिए अपने संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, लेखन चिकित्सा।
बहुत लोग इसको बोलते हैं स्रोतोशोधन करना, मतलब जो आपके शरीर के अंदर में टॉक्सिन है वो कहीं पे भी हो तो उस टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालना। तो जो स्वेलिंग होता है, जहाँ पे हेमरेज होता है, तो उस चीज को रिकवर करना, निकालना, क्लाट को, स्वेलिंग को कम करना, जो पैटर्न आयुर्वेद में करेंगे वो करेंगे किसमें, आपको लेखन चिकित्सा में, कि इसको हम किस तरीके से वहाँ की गंदगी को पकड़ करके बाहर हटा दें। तो लेखन कर्म भी इसमें होता है। तो सिंपल केवल वात की चिकित्सा इसमें नहीं होती है। और जो वातज व्याधि के बारे में लोग बोलते हैं कि इसमें वात बढ़ा हुआ है, तो उनसे मैं कुछ बातों को और कहना चाहूँगा कि आप बहुत किताब पढ़े होंगे लोग, या लोग सुने होंगे वात के बारे में कि वात बढ़ता है तो दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होती है, गैस बनता है। लेकिन यह 80 प्रकार के वात होते हैं। इनमें से कुछ वात आपके इतने खतरनाक होते हैं जिनके बारे में आपने ना किसी किताब में जल्दी पढ़ा होगा, ना आपके पास में कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन होगा। मैं उसके बारे में जिक्र कर रहा हूँ। एक श्लोक है आपके रामायण का, हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मारुत 49। मतलब हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मारुत 49। यानी कि आपने देखा होगा कि लोग पूछते हैं कि रावण की लंका का कैसे खत्म हुई, सोना जलता नहीं है, गलता नहीं है। तो वहां पे क्या बताया गया था कि ऐसा है आपके इसमें रामायण के अंदर में कि 49 तरीके की वायु चली थी। और 49 तरीके की वायु, मैं 80 प्रकार के वायु को बोल रहा हूं कि 80 टाइप की वायु होती हैं। आप समझिए वात होता क्या है। वात मतलब एक तरीके से अपने आप में एक सिस्टम है, यानी कि एक चीज को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहीं पहुंचाने का पूरा प्रोसेस वात का है। चाहे आप देखते हैं, चाहे आप बोलते हैं, चाहे सुनते हैं, चाहे आपके शरीर में पाचन होता है, ब्लड चलता है, एवरीथिंग वात के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आप सुनते भी हैं, कुछ भी करते हैं, आप वात से ही है। वात के जैसे गुड़ आपका जो है रुच होता है, खर होता है, विशद है, सूक्ष्म वगैरह, ये सब जो गुड़ इसके वात के हैं। तो 49 टाइप की जो वात आपके चले थे, तो वहां से रावण की लंका जो है वो जल गई और गल गई और उड़ गई, जिसका पता नहीं चला। तो आप कभी पूछेंगे कि किसी को पैरालिसिस का अटैक हो गया तो क्यों हो गया। अभी मैंने बताया आपको कि पैरालिसिस का अटैक किसी को अगर आ गया तो वहां पे ब्लीडिंग होता है, हेमरेज होता है, स्वेलिंग होता है, एडिमा होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो जब वात शरीर के अंदर में बढ़ता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वात तो आकारहीन होता है और रंगहीन, गंधहीन, यानी कि इसका ना कोई आकार होता है, ना कोई स्वाद होता है, ना कोई शकल, ना कोई सूरत, कुछ भी नहीं होता है इसमें। विषण खर सब होते हैं। जैसे कोई मकान बनता है तो धीरे धीरे करके नमी लगता है, वो भी एक वात का ही दोष होता है। कोई पेड़ सूखता है, वहां पे वात बढ़ने के कारण सूखता है। हड्डियां घिसती हैं, वात से घिसती हैं आपकी। लेकिन जब कई तरीके के वात शरीर में आ जाते हैं तो वो अचानक एक हादसा करवाते हैं, और वो उसी हादसे को आपके ज्योतिष शास्त्र में बोलते हैं राहु या शनि का बिगड़ना। तो आप अपने ज्योतिष से पूछते हैं कि भैया राहु और शनि क्या है। फिर मैंने बोला था बहुत पहले आपको कि अगर आप सब चीज से ठीक है तो ये ग्रह ये पिक्चर दिखाते हैं कि ये अच्छे आपके लिए है। लेकिन अगर आपका हर चीज खराब है तो ये ग्रह राशियां ये दिखाती हैं कि सब चीज आपका खराब चल रहा है। तो अगर आपके साथ में कुछ बुरा होता है तो उसको आप किसी और पॉइंट से, किसी और नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कारण से ऐसा हुआ है। अच्छा होगा तो अच्छाई के हिसाब से ही लोग नापते हैं, और जब खराब होगा तो खराब के तरीके से ही लोग इसको नापते हैं। तो आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राहु और शनि ये दो ऐसे चीज हैं जो यहाँ पे आपके इस लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, ब्रेन हेमरेज के केस में और खासकर पैरालिसिस के केस में। तो वहां पे वात की चिकित्सा होती है आयुर्वेद के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद में तुलना करना ट्रीटमेंट को लेकर के। अब इसमें आता है कि आपको परहेज क्या करना है। परहेज के बारे में जिक्र करते हैं। परहेज का जिक्र मतलब कि जो चीज आपके शरीर के अंदर में वात को, वायु को बढ़ाने वाली होती हैं, इनका आपको परहेज करना होता है। ध्यान रखिएगा, परहेज का मतलब वात वाली चीजें क्या होती हैं। कॉन्स्टिपेटेड फूड जैसे उड़द, बैगन, भिंडी, सेम, कटहल, अरबी, ये चना, मटर, छोला, राजमा, ये क्या है, कॉन्स्टिपेटेड फूड है। इनको आपको नहीं लेना, नॉनवेज नहीं लेना आपको, ये नुकसान करेगा आपको।